Hello friends, welcome to this session. This session is part of our 50 days 50 mark series जहाँ पर हम JIB एग्जाम से पहले के 50 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं सो दैट वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू गेन 50 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो इन सेशंस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, बिकॉज IABF इन टॉपिक्स को रिपीट कर देता है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। साथ के साथ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं उनको भी देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस इज डे 43। अगर आपने इससे पहले के जो सेशंस उनको नहीं देखा है तो प्लीज डू दैट। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 37, फैक्टरिंग फॉरफिटिंग एंड थ्रेड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम देखेंगे। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग एंड TREDS। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिलीवरेबल सिस्टम। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टरिंग सबसे पहला है, तो इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट देखना होगा बिल डिस्काउंटिंग का। तो इसमें क्या होता है, लेटस से ये एक सेलर है, इसने सारे अपने गुड्स बायर को भेज दिए और फिर बायर ने कहा कि आई कैन नॉट पे इट इमीडिएटली। तो ऐसे में सेलर ने जो बिल जनरेट किया, लेटस से 100 रुपीज़ का बिल जनरेट किया है, बायर को भेजा, बायर ने कहा आई कैन नॉट पे इट नाउ, थोड़े दिन बाद। तो ये चीज़ चलता है, थोड़े दिन बाद ऐसे चेकिंग करके अच्छे से प्रोडक्ट्स का आई विल मेक द पेमेंट, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ ये चीज़ की जा सकती है। अब अगर हम देखें, यहाँ पर एक इश्यू हो रहा है कि ये जो सेलर है अगर पेमेंट बाद में मिल रही है तो अभी के जो एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब रुक जाएगा। जो डे टू डे खर्चे हैं उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। तो फिर सेलर कहता है कि चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बट मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए और मेरे और भी जो एक्टिविटीज़ है वो भी कोई संभाल ले। तो ऐसे में द सेलर विल गो टू अ बैंक और फिर बैंक को कहेगा कि ये लो 100 रुपीज़ का बिल है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। तो जैसे हम गोल्ड लोन लेते हैं, आपको पता होगा, गोल्ड हम गिरवी रखते हैं, 100 रुपये का रखेंगे तो आपको 50 से 60 रुपये तक का लोन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये बिल जो है यहाँ पर रखने पे आपको 80 रुपीज़ का लोन दे दिया जाता है। लोन नहीं, यहाँ पर 80 रुपीज़ का आपको एडवांस दे दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं बेसिकली। और ये जो बिल का अमाउंट है, आपको लोन नहीं दिया जा रहा है, ये बिल का जो अमाउंट है वो आपको पेमेंट जब होगा आप पूरा बैंक को दे दोगे, यानी कि बैंक को 20 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। सिमिलर थिंग हैपेंस इन फैक्टरिंग, बट फैक्टरिंग में होता ये है कि ये जो डिस्काउंटिंग है उसमें आपको ऑलमोस्ट नियरली 100% के आसपास या फिर एटलीस्ट 80-90% के आसपास पैसे मिल जाते हैं, दैट टू मोस्टली इन द इनिशियल पीरियड ओनली। ठीक है, सेम थिंग हुआ, 100 रुपीज़ का बिल जनरेट किया, इसने कहा आई कैन नॉट पे नाउ, बट ये बैंक को जब ये बिल सबमिट किया गया है तो बैंक कह रहा है कि आई विल पे यू द ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, जितना का बिल है उतना का अमाउंट आपको ऑलमोस्ट पे कर दूंगा। तो सर यहाँ पे बैंक को फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ तो 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। बैंक को यहाँ पे फ़ायदा क्या, बैंक को कुछ कमीशन मिलता है इसके बदले। ठीक है, बैंक को कमीशन देना होता है सेलर के द्वारा। और ये जो 100 रुपीज़ है, पार्ट्स में आएंगे, 80 रुपीज़ पहले फिर 20 रुपीज़ बाद में, इस तरीके से। ओके, तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये जो पर्सन है, जो बैंक है जिसने ये काम किया है, इस पर्सन के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले तो वो जैसे ही उसके पास बिल आता है वैसे ही पेमेंट करना है, इफ एवरीथिंग इज राइट, क्रेडेंशियल सारे सही है तो। दैट इज कॉल्ड प्री पेमेंट। ठीक है, 100 रुपीज़ का बिल है तो 80-85 जितना भी है इनिशियली पे कर दे, बाकी पैसे बाद में उनको वो कमीशन मिलता रहेगा। ऑल्सो सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इस सेलर का अब बाकी भी एक्टिविटीज संभालने हैं ना, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो दैट इज सेल्स वगैरह संभालते हैं, क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह किससे ले रहे हैं, किसको पैसे दे रहे हैं एंड ऑल। एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल डिस्काउंटिंग में द पेमेंट इज गिवन टू द सेलर और फिर सेलर बैंक को देता है। बट फैक्टरिंग में डायरेक्टली पेमेंट बिल जिसके पास है उसके पास जाती है। ओके, सो कलेक्शन का काम भी फैक्टर का होता है यहाँ पर। सेम थिंग यहाँ पे फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में डिस्क्राइब किया गया। और फैक्टरिंग दो टाइप का हो सकता है, विथ रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स, तो ये हम आगे देखेंगे। अगर यहाँ पे जो बैंक है, इस पर्टिकुलर फैक्टर है, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकल जा रहा है, पर्टिकुलर एक्टिविटी में से बाहर निकल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड विथ रिकोर्स, यानी कि बैंक कैन कम आउट। अगर यहाँ पर 100 रुपीज़ पेमेंट, ये बिल जो है देकर ये 100 रुपीज़ के आसपास जो है पेमेंट कर दिया जा रहा है, बट बैंक को वो पेमेंट बायर से नहीं मिल रही है, कमीशन में कोई दिक्कत है, ऐसी चीज़ें हैं, तो बैंक इसमें से बाहर निकल सकता है, कहता है कि भाई आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस, आई विल कम आउट ऑफ इट, तो दैट इज विथ रिकोर्स। तो इंडिया में जनरली विदाउट, एक और होता है जहाँ पर बैंक आ ही नहीं सकता बाहर,
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कर लिया, फुलफिल करना है, दैट इज कॉल्ड विदाउट रिकोर्स। इंडिया में विदाउट रिकोर्स अलाउड नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे कंपनी डेटर ऐसे करके जो है बताया गया है। तो ये जो कंपनी है ये सेल कर रही है अपने गुड्स, और डेटर जो है बाद में पैसे देगा। यहाँ पर जो भी रिसीवेबल्स हैं, बिल है, वो फैक्टर को दे दिया जाता है, और फैक्टर पेमेंट कर देता है, और बाद में ये जो डेटर है, जो बायर है, वो फैक्टर को पे कर देता है। सेम थिंग इज गिवन हियर। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ लेट अस सी रिकोर्स विदाउट रिकोर्स। रिकोर्स में क्या होता है, लेट्स से ये जो बायर है, जब ड्यू डेट आ गया, ठीक है, कुछ दिन बाद पेमेंट करनी होती है, ड्यू डेट आ गया, इसने कहा कि आई कैन नॉट पे द मनी। तो यहाँ बैंक कहता है, बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो सेलर कहता है मैं क्या करूँ। तो फैक्टर कहता है यहाँ पर कि मेरा मनी वापस कर दो, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए तो किसी को मैं क्यों अपना लॉस करूँ इस चक्कर में। तो फिर ये जो सेलर है वो कहता है ओके आई विल गिव यू बैक द मनी। तो बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड विथ रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स इज, यहाँ पर बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर नहीं निकल सकता। सेम सिचुएशन में बैंक विल से आई विल बेयर द लॉस, यानी कि कलेक्शन करूंगा, या फिर जो भी आई विल सी कैसे होगा, इसको हैंडल कैसे करना है, दैट इज द थिंग। तो फैक्टरिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक डोमेस्टिक हो सकता है, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक इंडिया के अंदर ही बायर एंड सेलर होंगे तो डोमेस्टिक हो जाएगा। तो इस इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग कहते हैं, जहाँ पर बायर जो है इंडिया में, लेट्स से, एंड द सेलर इज इन द आउटसाइड ऑफ इंडिया। या फिर एक्सपोर्टर इंडिया से बाहर है, इंपोर्टर इंडिया के अंदर है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डोमेस्टिक फैक्टरिंग है, इसमें इंडिया में जो टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज 90 डेज में ये पूरा फैक्टरिंग का अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ में देयर इज अ ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी कि अगर इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस एक्सटेंड हो रहा है ये टाइम पीरियड, तो 60 डेज के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए ये सारा एक्टिविटी होने के लिए, दैट इज 150 डेज इन टोटल। तो एग्जाम में आता है तो 90 डेज इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड दैट इज गिवन। ये सब करने के साथ साथ फैक्टर जो है एक और चीज करता है, दैट इज ही आल्सो प्रिपेयर्स द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, एमआईएस रिपोर्ट इसे कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन डेटर है, वीकली स्टेटमेंट अकाउंट्स का, सेल्स एनालिसिस, कितने इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है जिन पे पेमेंट करना है इस पर्टिकुलर सेलर को, सेलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का भी लेखा जोखा रखता है। तो फैक्टर डज अ होल लॉट मोर देन फाइनेंसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब इंटरनेशनल फैक्टरिंग देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया जो डोमेस्टिक फैक्टरिंग है, इसमें फैक्टर होता है सेलर बायर, ये सब हम पहले देख चुके हैं। इंटरनेशनल फैक्टरिंग, और उसमें कई टाइप्स है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग जब की जाती है, देयर इज एन एक्सपोर्टर एंड अ इंपोर्टर। बायर सेलर को ही हम एक्सपोर्टर इंपोर्टर कह सकते हैं। एक्सपोर्टर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग। ठीक है, लेट्स से एक्सपोर्टर यूएस में है, एंड ये जो बायर है, जो बाय कर रहा है, इंपोर्टर, ही इज इन इंडिया। तो ऐसे में क्योंकि दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, बायर एंड सेलर आर इन द डिफरेंट कंट्रीज, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, दैट इज वाई टू फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट मोस्टली होती है, ताकि ये जो लोकल यहाँ पर पर्सन उससे कोऑर्डिनेट कर सके, ये इंपोर्टर से कोऑर्डिनेट कर सके, एंड ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पूरे ट्रांजैक्शन को फुलफिल करें। तो देयर इज रिक्वायरमेंट मोस्टली ऑफ टू फैक्टर, तो दैट इज वाई यहाँ इंटरनेशनल फैक्टरिंग में टू फैक्टर सिस्टम इज द मोस्ट प्रेवलेंट, और ये देखा गया है। तो ऑल द फोर एक्टिविटीज़ जो है ये दोनों फैक्टर जो है निभाते हैं इसको। यहाँ पर मोस्टली एक्सपोर्ट फैक्टर जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे देख रेख करता है। तो दैट इज़ द थिंग। और एक्सपोर्ट फैक्टर जो है फाइनेंस करता है, और इंपोर्ट फैक्टर ये जो बायर इंपोर्टर है उसको देखता है, इवेलुएट करता है, वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखता है। और कुल मिलाकर दोनों चारों पांचों जो एक्टिविटीज़ हैं फैक्टर्स को करने, वो निभाते हैं। अब ये तो हो गया टू फैक्टर सिस्टम। अब नेक्स्ट है सिंगल फैक्टर सिस्टम। नाम तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पर भी दो फैक्टर्स हमेशा ही होते हैं, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट फैक्टर। बट द थिंग इज ऑल द ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन आपके एक्सपोर्ट फैक्टर के थ्रू फुलफिल होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट फैक्टर का क्या काम है सर, क्यों है ये? इंपोर्ट फैक्टर तभी पिक्चर में आता है जब यहाँ पे इंपोर्टर जो है, जो पर्सन जिसको पेमेंट करना है, दैट पर्सन हैज डिफॉल्टेड, वो पर्सन पेमेंट सही टाइम पे नहीं करता, ओनली देन द इंपोर्ट फैक्टर इज इन्वोक्ड, अदरवाइज इंपोर्ट फैक्टर विल नॉट बी इन्वोक्ड। इंपोर्ट फैक्टर प्रेजेंट होता है कि नहीं, द क्वेश्चन, if it comes like that, import factor is present, there are two factors present, but import factor is invoked only when there is a default by the importer। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो सारे ट्रांजैक्शन जो है एक्सपोर्ट फैक्टर के थ्रू देखिए। सबसे पहला फैक्टरिंग एग्रीमेंट, सप्लायर और एक्सपोर्ट फैक्टर के बीच में गुड्स डिलीवर हो गए हैं। अब फिर रिसीवेबल्स जो है वो असाइन हो जाता है, जो भी बिल्स है इसको पेमेंट के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। फोर्थ इज पेमेंट मिल जाती है। फिफ्थ इज जो भी बायर है वो पेमेंट कर देता है। अब लेट्स से कि यहाँ पर जो है
थर्ड में जो भी रिसीवेबल्स इम्पोर्ट फैक्टर के साथ भी शेयर किए जाते हैं। बट लेट्स से यहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है, 6 केसेस इन केस बायर डज नॉट पे, 60 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट फैक्टर एक्चुअली इस बायर से जो पेमेंट है वो रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं होता तभी इम्पोर्ट फैक्टर को लाया जाता है पिक्चर में, अदरवाइज इज आउट ऑफ द पिक्चर। दैट इज द थिंग। द थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट सिस्टम, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम, जहाँ पर ओनली एक्सपोर्टर के साथ एक्सपोर्ट फैक्टर होता है, इम्पोर्ट फैक्टर होता ही नहीं है, ओनली वन फैक्टर। ऑल द ट्रांजैक्शन थ्रू एक्सपोर्ट फैक्टर, ऑल द ट्रांजैक्शन थ्रू इम्पोर्ट फैक्टर होगा तो डायरेक्ट इम्पोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम रिवर्स फैक्टरिंग भी पढ़ेंगे, ट्रेड्स जब पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। मेन का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग इम्पोर्ट फैक्टर कम्स इनटू पिक्चर ओनली इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द पेमेंट। अब तो आपको पता है इसका आंसर, बताइए क्या है? सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, डायरेक्ट इम्पोर्ट फैक्टर, ट्रिपल फैक्टर सिस्टम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सिंगल फैक्टर सिस्टम। ऑल्दो सिंगल फैक्टर सिस्टम में इम्पोर्ट फैक्टर एक्सपोर्ट फैक्टर दोनों होते हैं, इम्पोर्ट फैक्टर को पिक्चर में तभी लाया जाता है जब बाय डिफॉल्ट कर रहा है ना। फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग कंपेयर कर ले, तो यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे बिल दिया इसको डिस्काउंटिंग किया, बट इसमें फैक्टर इतने सारे एक्टिविटीज जो है बैंक निभाता नहीं है जो फैक्टरिंग में फैक्टर निभाता है। अदर देन दैट कलेक्शन जो किया जाता है, वी हैव सीन कि यहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं, पैसे डायरेक्टली सेलर को दिए जाते हैं। तो ये डेट जो है, जो भी पेमेंट है वो असाइन नहीं होता, यानी कि बैंक को पेपर्स नहीं दिए जाते कि तुम पेमेंट ले लो, फाइनल पेमेंट यही होता है कि हाँ मुझे पेमेंट आएगा, आई विल पे यू, दैट्स ऑल, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, यही मेन डिफरेंसेस है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है बिल डिस्काउंटिंग में, बिकॉज बैंक को सारे राइट्स ऑफ कलेक्शन नहीं दिए जाते, तो बैंक का खुद का जो है सही होना चाहिए बैलेंस शीट, या फिर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके फाइनेंशियल्स। फैक्टरिंग में स्ट्रॉन्ग हो नहीं हो, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज आपको सारी चीज़ें पकड़ा दी जाती है, द एंटायर कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ द फैक्टर। ऑलवेज रिकोर्स के साथ होता है ये, फैक्टरिंग में रिकोर्स विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। कलेक्शन एक्सपोर्टर का जॉब होता है यहाँ पर, एंड फिर पेमेंट कर देना है टू द बैंक या जो भी डिस्काउंटिंग एजेंट है। यहाँ पर फैक्टर जो है कलेक्ट करता है, बैंक इटसेल्फ कलेक्ट्स द मनी, फाइनल पेमेंट, ठीक है। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड है यहाँ पर, अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी कि नॉट जस्ट कलेक्शन बट ऑल्सो डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो फैक्टर है वो निभाता है, लाइक MIS कलेक्शन एंड क्रेडिट इंश्योरेंस, रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट, सेल्स को मैनेज करना, क्रेडिट मैनेज करना, एवरीथिंग। कोई डेट का असाइनमेंट यहाँ पे नहीं होता, बिल डिस्काउंटिंग में डेट कुछ असाइन नहीं होता, फाइनल कलेक्शन जो इम्पोर्टर है वही लेता है, जो सेलर है वही लेता है, एंड देन मेक्स द पेमेंट टू द बैंक। यहाँ पर बिल जो कलेक्शन भी असाइन हो जाता है, रिसीवेबल्स असाइन हो जाते हैं। फीस के इन्वॉल्व है, फाइनेंस चार्ज यहाँ पे लगता है, तो क्या क्या फीस लेता है हमने देखा था ना, फैक्टरिंग में फीस दिया जाता है, नॉट यहाँ पर डिस्काउंटिंग की तरह डिफरेंस से कमाया नहीं जाता, फीस दिया जाता है सेपरेटली। विच काइंड ऑफ फीस, एक तो आपको ये सारा फाइनेंसिंग यानी कि इनिशियल पेमेंट जो किया जा रहा है उसके लिए थोड़ी फीस है, साथ के साथ आपको सर्विसेज भी दिए जा रहे हैं, आपका सेल्स क्रेडिट सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, MIS रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है बाय द सेलर फॉर द सेलर, तो ये सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है, तो दैट इज वाई इसका सर्विस फीस भी लगता है। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट लो है, फाइनेंस इंस्टेंट है, लो मार्जिन है, यानी कि कैश फ्लो काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा हमें कमीशन या फीस पेमेंट नहीं करना। ग्रेस पीरियड भी यहाँ पर 60 डेज़ का मिल जा रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली, MIS रिपोर्ट सेल्स वगैरह सब कुछ मैनेज हो रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल बेटर हो रहा है बिकॉज पेमेंट इमीडिएटली आ रही है। ओके, सो दैट इज फैक्टरिंग। नाउ मूविंग टू फोरफेटिंग, यहाँ पर फोरफेटिंग इज सिमिलर टू फैक्टरिंग। फोरफेटिंग में ये है कि इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है उसी केसेस में मोस्टली फोरफेटिंग किया जाता है, एंड ये फोरफेटिंग में एक और एंटिटी एंटर हो जाता है, दैट इज द इंपोर्टर बैंक। इंपोर्ट फैक्टर यहाँ पे नहीं होता, फोरफेटर हमेशा एक्सपोर्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, एंड इंपोर्टर के साथ एक बैंक होता है। नो व्हाट इज द नीड फॉर द बैंक, बैंक सारे जो रिसीवेबल्स है, जो बिल्स है, उनको लेकर अपने पास सेफली रख लेता है, एंड बैंक विल गिव आउट वन मोर डॉक्यूमेंट उसके सामने कि सारा कुछ वेरीफाइड है, अब आप ये फोरफेटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अबलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक देता है, और उसका एवलाइज्ड यानी कि सारा कुछ चेक कर लेता है कि हाँ इंपोर्टर सही है, फोरफेटर और एक्सपोर्टर सब कुछ सही है, सारे ट्रांजैक्शन सब कुछ सही है, देन इट विल गिव द एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। दैट इज ओनली डिफरेंस हियर इन फोरफेटिंग। इन फोरफेटिंग में 100% अमाउंट इनिशियली आ जाता है, फिर फीस उसमें से एक्स्ट्रा जो है अमाउंट दे दिया जाता है टू द फोरफिटर। फोरफिटिंग में वन मोर थिंग इज, कितने सारे एक्टिविटीज MIS रिपोर्ट कलेक्शन क्रेडिट वगैरह सब कुछ नहीं किया जाता, ओनली कलेक्शन का काम है,
एंड फाइनेंसिंग एंड कलेक्शन, दो चीज़ें किए जाते हैं बाय द फोरफेटर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल डिस्काउंटिंग जैसा है, बट यहाँ पे 100% आपको पैसे मिल जाते हैं क्योंकि फोरफेटर को कमीशन या फिर फीस मिल जाता है। तो लेट अस सी द ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट जो है एक एग्रीमेंट होता है, कमिटमेंट बिटवीन फोरफेटर एंड एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के साथ हमेशा फोरफेटर जुड़ा हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोरफिटिंग में क्या होता है, आपका जो भी फीस है फोरफिटर, लेट से बिल 100 का है, फोरफिटर का फीस 10 रुपीज़ है, दोनों ऐड करके जो है इम्पोर्टर को दिया जाता है कि सारा पेमेंट तुमको ही करना है, ऐसे करके, ठीक है। और थर्ड ट्रांजैक्शन इज गुड शिप हो जा रहे हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अब सीधा इम्पोर्टर बैंक के पास जाते हैं क्योंकि बैंक उसे चेक करके फिर सारा वेरीफाई करता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ऑब्टेन करता है इम्पोर्टर से सारी चीज़ें वेरीफाई करके, फिर ये एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सपोर्टर को भेज देता है कि हाँ मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये लो। अब सेवेंथ में ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो फोरफिटर को दे दिया जाता है ताकि फाइनल ट्रांजैक्शन के मनी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, फोरफिटर एक्सट्रैक्ट कर ले। अब एथ में पेमेंट जो है एक्सपोर्टर को मिल रही है। नाइन्थ पार्ट ऑफ दिस इज दैट कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है इम्पोर्टर बैंक के पास जाता है, ये पेमेंट जो है यहाँ पे आती है इम्पोर्टर बैंक के पास और ये इम्पोर्टर बैंक फोरफिटर को पेमेंट कर देता है, ठीक है, एट द एंड। दैट इज द फोरफिटिंग। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछे गए, अक्टूबर का क्वेश्चन है। बिल डिस्काउंटिंग इज ऑलवेज विदाउट रिकोर्स, ठीक है। फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ डेट, तो ये तो गलत है, फैक्टरिंग में कोई असाइनमेंट ऑफ डेट, फैक्टरिंग में या फैक्टरिंग में असाइनमेंट ऑफ डेट होता है, ये चीज़ है। बिल डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ डेट, बिल डिस्काउंटिंग में असाइनमेंट ऑफ डेट नहीं होता, तो देखिए बिल डिस्काउंटिंग में असाइनमेंट ऑफ डेट नहीं है और ये विथ रिकोर्स होता है हमेशा ही। यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ ऑलवेज विदाउट रिकोर्स, तो ये भी गलत है, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ डेट, फैक्टरिंग में फैक्टर को सारा डेट असाइन कर दिया जाता है कि तुम ही कलेक्शन करो, फाइनल मनी आपको ही कलेक्शन करना है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ ये जो फोरफिटिंग है वो एग्जिम बैंक के थ्रू भी होता है, यहाँ पर हमने इंपोर्टर बैंक देखा था ना, सारे यही ट्रांजैक्शन एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वो भी करवाता है। बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम जो है डायरेक्टली फोरफिटर के साथ इंपोर्टर एक्सपोर्टर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो कई बार नहीं होता, तो एग्जिम बैंक इनका कॉन्टैक्ट करवाता है। एग्जिम बैंक विल एक्चुअली सी की ये टेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इम्पोर्टर जो एक्सपोर्टर है उसके पास जो फोरफिटर है वो कितना अमाउंट ऑफ मनी ले रहा है, क्या फीस ले रहा है, एवरीथिंग उसके बेसिस पे गुड्स डिलीवरी शेड्यूल फोरफिटर फीस सब कुछ जोड़ कर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्टर के सामने रखा जाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो एग्जिम बैंक है उस वो लेता है, इसको पूछता है जो फोरफिटर है कि आप कितना फीस लोगे, कोड क्या है आपका, तो इंडिकेटिव कोड जो है एग्जिम बैंक को दे दिया जाता है, एक्सपोर्टर को एग्जिम बैंक बताता है एंड उसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है भेजा जाता है। फिर एक्सपोर्टर और ये फोरफिटर इंपोर्टर एक्सपोर्टर सबके बीच एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्जिम बैंक सारे ट्रांजैक्शंस देखता है, डॉक्यूमेंट्स शिप करना, मनी एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करना, एग्जिम बैंक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये जो फोरफिटिंग का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं एंड फोरफिटिंग चार्जेस जो है वो सारे देने होते हैं टू द फोरफिटर। और इससे रिलेटेड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको जो है उसमें भी ये सारा कुछ फोरफिटिंग चार्जेस रिलेटेड इंडिकेशन होना चाहिए इनवॉइस में, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, कस्टम्स को जो शिपिंग बिल्स दे रहे सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर एग्जिम बैंक बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है ये सारे एक्टिविटीज़ को, ठीक है। कौन कौन से फीस है, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड इंटरनेशनल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर डिस्काउंट फीस जो है वो एक है, एक कमिटमेंट फीस है। डिस्काउंट फीस मीन्स इनिशियल जो पेमेंट कर दिया जाता है टू द एक्सपोर्टर वो उसके लिए फीस है। कमिटमेंट फीस इसकी इस चीज़ को आगे ले जाकर फाइनल पेमेंट लिया जाएगा उस चीज़ का कमिटमेंट फीस। एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है, 0.5 to 1.5% ऑफ द एंटायर इनवॉइस वैल्यू ये होता है, काफ़ी कम। तो डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे ये लेते हैं बेस्ड अपॉन द अग्रीमेंट कि कब ये कमिटमेंट फीस लेना है, डिस्काउंटिंग फीस कब लेना है। डिस्काउंटिंग फीस इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट रेट से लाइक लिबोर उस पर डिपेंडेंट है। एडवांटेजेस क्या है, 100% फाइनेंस आपको मिल रहा है, कैश फ्लो बेटर हो रहा है बिकॉज इनिशियली आपको पैसे मिल जा रहे हैं जो भी एक्सपोर्टर है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यहाँ पे कम है, बाकी सारी चीज़ें फोरफिटर जो है कलेक्शन वगैरह कर लेता है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ट्रांसफ़र प्राइस यानी कि जो भी 10 रुपीज़ फोरफिटर का फीस है अलॉन्ग विथ 100 रुपीज़ बिल का अमाउंट, ये 110 रुपीज़ पूरा प्राइसिंग ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द इम्पोर्टर के, आपको ही पे करना है। रिस्क वगैरह भी ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि इमीडिएट पेमेंट तो फोरफिटर कर दे रहा है, अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो वो फोरफिटर का सर दर्द है, ही विल टेक केयर, दैट इज द थिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग फाइनली। फैक्टरिंग
ऑनगोइंग ओपन सेल्स जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट या एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। फैक्टरिंग में जनरली जो बिल्स है वही इधर उधर जाते रहते हैं। यहाँ पर तो एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज है, शॉर्ट टर्म का होता है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, फोरफिटिंग 1 to 5 years ऐसा। फैक्टरिंग वित्तीय विदाउट रिकोर्स, फोरफिटिंग मोस्टली विदाउट रिकोर्स, कि इस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल सकते। बैंक जो है कोई भी फैक्टरिंग में कंटिन्यूस रिलेशनशिप फैक्टर सेलर के बीच होना चाहिए, बिकॉज फैक्टर काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कर रहा है अपार्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ द मनी फॉर द सेलर। यहाँ पर दोनों के बीच ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन वाइज जो भी छोटे छोटे डील्स है वो कंक्लूड होते हैं, बट पूरा ऐसा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कंटिन्यूसली। फैक्टर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलेक्शन, क्लाइंट रिड्यूसेस ओवरहेड फॉर हिम, तो जो भी कलेक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, सेल्स मैनेज करना, क्रेडिट मैनेज करना, एमआईएस रिपोर्ट, ये सब जो है सेलर को खुद ही करना होता है, वो सारी चीज़ें फैक्टर कर रहा है, तो इसका कॉस्ट कम हो रहा है। फोरफिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन तक ही है और कुछ नहीं है। चार्जेस यहाँ पे फाइनेंसिंग, कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट, इस सब का चार्जेस है। चार्जेस सिर्फ डिस्काउंट एंड कमिटमेंट चार्जेस है फोरफिटिंग में। फैक्टरिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए ज़्यादातर, फोरफिटिंग मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ही है। अब नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस्ड। अब जो फैक्टरिंग है इसका एक एप्लीकेशन है कहाँ पे, एमएसएमई जो है वो जनरली अपने जो गुड्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देते हैं, एंड देयर इज एन इशू कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इमीडिएट पेमेंट नहीं करते, ठीक है, टाइम लगा देते हैं। तो इस चीज़ में व्हाट कैन द एमएसएमईज डू, लेट अस सी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन 2014 में लाया गया था, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वो अपने बिल्स को, एमएसएमईज अपने बिल को डाल देते हैं, उसका फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट करके वो पेमेंट ले लेते हैं इनिशियली ही। फिर ये जो फैक्टर्स है वो सब बाद में पेमेंट ले लेंगे फ्रॉम द बायर, हु इज़ द बायर, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, डू यू गेट द लॉजिक? ठीक है, और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, एक तो जो कॉर्पोरेट्स एंड पीएसयूस हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एंड ऑल्सो कंपनीज भी लेते हैं एमएसएमई से ये चीज़ें, तो वो भी है बायर्स में। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म तो है ही है, सेलर्स है यहाँ पर जो एमएसएमई से। अब इनको फाइनेंस कौन करते हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, और ये पूरा जो ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग लोग, लाइक आई कैन ऑल्सो स्टार्ट बट आई हैव टू हैव सम थिंग्स फुलफिल्ड, तो वो आगे देखेंगे। दैट इज द थिंग, हाउ इज द प्रोसेस नाउ। ये जो एमएसएमई है इसने अपने गुड्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कंपनी है उसको भेज दिए, ठीक है। गुड्स भेजने के बाद पेमेंट इमीडिएट नहीं मिली, तो एमएसएमई ने जो बिल जनरेट किया है दैट बिल इट विल बी अपलोडिंग, सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर देता है, सप्लायर यहाँ पे लॉगिन करके अपलोड कर देता है अपना बिल को, ठीक है। बिल अपलोड करने के बाद इसके बायर जो है इसको वेरीफाई करता है, गवर्नमेंट कंपनी जो भी है, गवर्नमेंट जो एंटिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो भी है जिसने बाई किया है, वो इसको जो है कंफर्म कर देता है, वेरीफाई कर देता है, हाँ दिस बिल इज ऑथेंटिक जनरेटेड फॉर मी, यस, ठीक है। अब ये इनवॉइस को फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो फैक्टरिंग है ये डायरेक्टली एमएसएमई भेज सकता है बिल को, या फिर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इमीडिएटली नहीं पे कर पा रहा तो जो बायर है खुद भी इस बिल को अपलोड कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स फैक्टरिंग। व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स फैक्टरिंग, जहां पर फैक्टरिंग जो है जिसको पैसे चाहिए वो ही नहीं, जो पैसे इमीडिएटली नहीं दे पा रहा दैट पर्सन कैन ऑल्सो अपलोड दैट बिल, ठीक है, वो भी फैक्टरिंग के लिए आगे भिजवा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स फैक्टरिंग। अब यहाँ पर ये जो इन्वॉइस है इसे फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। लेट्स से 100 रुपीज़ का इन्वॉइस है तो इसका फैक्टरिंग यूनिट्स डिफरेंट बन गए, 50, 20, 30, इस तरीके से। तो अलग अलग बैंक्स एनबीएफसी अपनी बिडिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेटेस्ट से एक बैंक कहता है कि मैं 45 दूंगा, अदर बैंक विल से आई विल गिव यू 49 रुपीज़, ठीक है। तो विच एवर इज फीजिबल, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है एमएसएमई को, प्रैक्टिकल लग रहा है, दैट इट विल बी एक्सेप्टिंग। सो 45, 49 में से ऑब्वियसली 49 वाला बिड एमएसएमई एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पर लेट्स से समवन इज सेइंग आई विल गिव यू 18, समवन 19, तो 19 एक्सेप्ट हुआ, ऐसे करके, ठीक है। एमएसएमई विल सी विच इज द हाईएस्ट प्राइस दैट पीपल आर गिविंग, उसको एक्सेप्ट कर लो उस बिड को। तो एक्सेप्ट करने के बाद बिड्स एक्सेप्ट हो गए, यहाँ पर अपने बिड्स डालते हैं, सप्लायर एक्सेप्ट सम ऑफ द बिड्स, एंड फिर जो ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र होना चाहिए ना, ये 49 रुपीज़ गया, 19 रुपीज़ गया और ये 29 रुपीज़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियली ही मनी ट्रांसफ़र एमएसएमई को हो गया जैसे ये चीज़ हो रही है। लास्ट में जो पेमेंट है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनको करेंगे, इसको 50, इसको 20, इसको 30 रुपीज़, या फिर जो भी कंपनी है, तो वो पेमेंट का भी जो है ट्रांजैक्शन जनरेट होगा ओवर द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। क्लियर है, ये पूरा समझ में आया। जो पेमेंट इनिशियली एमएसएमई को मिल जा रही है एंड फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाद में फाइनेंसर्स को पेमेंट कर दे रहा है, दैट इज द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड रिसीवेबल्स,
डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, फुल फॉर्म, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज आर पार्टिसिपेंट्स इन द ट्रेड प्लेटफॉर्म, सिंपल है। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है हमें, एमएसएमई बायर्स, कॉर्पोरेट बायर्स, ठीक है, एमएसएमई सेलर्स, कॉर्पोरेट बायर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एनबीएफसी फैक्टर्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर देयर, वेरी क्लियर है। Okay, C 1 to 3, 4 and 5 will be the right answer. Up which one of the following statements is correct with respect to TREDS platform? Transaction processed under TREDS is without recourse, with recourse, both with recourse and without recourse. So generally ये जो है जो भी फाइनेंसर है वो बीच में निकल ना पाए, इस तरीके से होता है, क्योंकि एमएसएमई को फिर लॉस होगा, तो दैट इज वाई दिस इज मोस्टली विदाउट रिकोर्स, सो ए विल बी द राइट आंसर। विदाउट रिकोर्स होता है ज़्यादातर, बिकॉज एमएसएमई को लॉस ना हो। अपलोडिंग इनवॉइस इन ट्रेड्स इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इनवॉइस जो अपलोड किया जा रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? तो मोस्टली जो सेलर है वही अपलोड करता है एमएसएमई, तो दिस विल बी अ फैक्टरिंग थिंग, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हर साल ही क्वेश्चन आया है इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये स्लाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो फैक्ट्स यहाँ पे, अदरवाइज दिस स्लाइड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एनीवे लेट अस गो थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एक दो चीज़ें जो है वहाँ से। अगर लेट से मुझे कल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है तो कैन आई डू इट? व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेम? पहली चीज़ तो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल मेरा 25 करोड़ रुपीज़ तक का होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो इक्विटी कैपिटल है मेरे पास अमाउंट जो है मनी है 25 करोड़ तक मेरे पास होना चाहिए, ओनली देन आई कैन थिंक ऑफ इवन स्टार्टिंग दिस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। साथ के साथ मेरे फाइनेंस फॉरेन शेयर होल्डिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। कोई भी शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर के अलावा कोई एंटिटी है, लेट अस से मी, मेरी कंपनी, मैं तो इसमें पैसे डाल सकता हूँ, बट समवन एल्स इज इन्वेस्टिंग, तो प्रमोटर के अलावा शेयर होल्डिंग हो गया, लाइक माई फ्रेंड और समवन, तो उसे 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेरा जो चेक किया जाएगा, सो दैट ये पर्टिकुलर चीज़ ये कर सकता है या नहीं। ड्यू डिलिजेंस प्रमोटर्स का, जो भी प्रमोटर्स है सेबी के रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से ये चीज़ें करेंगे। यहाँ पे फिट एंड प्रॉपर स्टेटस, जो प्रमोटर लाइक आई एम स्टार्टिंग द थिंग, तो मेरा चेकिंग होगा फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। फिट एंड प्रॉपर स्टेटस इज आई हैव, जो भी पेमेंट से पहले मैंने सही से किए हैं और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। पिछले 5 साल का असेसमेंट होता है, सीबीआई ईडी सेबी से रिकॉर्ड चेक होता है कि कभी कहीं फंसा तो नहीं, ठीक है, गलत काम तो नहीं किया। टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर ये सब मैं कर सकूँ, पूरा सेटअप होना चाहिए, बिल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ दिक्कत होती है, डिजास्टर कुछ होता है, हाउ आर वी गोइंग टू कोप अप विद दैट, उसका भी प्लान होना चाहिए, एंड ऑनलाइन सर्वेलेंस की सारी चीज़ें सही है या नहीं, इसका भी बंदोबस्त होना चाहिए, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, टू थ्री नंबर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, 25 करोड़, 10% वाला, 5 years, बस इतना ही आपको याद रखना है। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस। जून का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हम आंसर कर चुके हैं, बट लेट अस सी हु इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट, ठीक है। जून का क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट, सिमिलर क्वेश्चन कैन कम अगेन। एंड लेट मी रिमाइंड यू, इफ आई प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, हमारा सुपर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो IAIFS, AFM, PPB, RBWM, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एग्जाम, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है थ्रू लाइव क्लासेस। 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, यू कैन एनरोल, जो भी क्लासेस आपने मिस करी हैं तो सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ऑल्सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ताकि आप वो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। फुल एंड मॉक टेस्ट है, ऑल्सो रिकॉर्डेड, सॉरी, आपको जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एंड जो लाइव क्लासेस उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 80% ऑफ भी मिल रहा है, जैब 80 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस ऑफ, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आप टेस्ट 80 ये कोड यूज़ करके, लेट से आपको लगता है कि मैंने प्रिपरेशन अच्छी की है, सिर्फ टेस्ट मुझे अटेम्प्ट करना है, तो टेस्ट 80 कोड यूज़ करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, 80% डिस्काउंट वहाँ पर भी है। यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट। टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट्स के, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, ताकि आप 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में 2 आवर्स ड्यूरेशन में करने हो, तो उसको भी प्रैक्टिस कर सके। सो द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन एनरोल इनटू इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, प्लीज़ अच्छे से करिएगा। दिस इज़ आर नंबर 8146207241, आप हमें कॉल करके अपना जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन, या फिर यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, थैंक यू।